गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। वे ऑप्टिक्स में ऑलरेडी इसके पहले ही हम एक वीडियो हिस्सा बना चुके हैं कि जो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है वे ऑप्टिक्स में प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड। वीडियो में हम जेईई नीट के बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल 2007 पूछा गया सवाल है। क्या बता रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन अ मटेरियल इज, एक मटेरियल है और उसके अंदर का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, एंड वेवलेंथ भी देख के रखी है। वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो मैं लिख देता हूँ 5000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब 5000 × 10⁻10 मीटर, ये हो गया। और पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू का वैल्यू हमें पूछा है। अब सबको हमें बेसिक, प्रॉब्लम तो काफ़ी बेसिक लेवल का ही लग रहा है। फॉर्मूला क्या लगाओगे? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, या स्पीड ऑफ लाइट में वेलोसिटी लिख देता हूँ, वेलोसिटी लिखो, सी लिखो, ठीक है, अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ मटेरियल अगर हमें ढूंढना होगा तो वो होगा फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी कितना आया है? 2 × 10⁻14, और लैम्बडा कितना आया है? 5000 × 10⁻10। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो +10 आ गया। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? 2 × 10⁻14 × 5 × 3 0 है ना एक्स्ट्रा, तो लिख देता हूँ 10⁻3, और ये लिख देता हूँ 3 0 है ना, तो 10⁻3 करवा दिया उसका, है ना। 5000 को लिख सकते हैं ऐसा 10⁻10। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा? 2 × 5 कितना हो गया? 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14, और ये 10⁻10, तो 4 बच गए। तो ये 14 और ये 17 में से 10 चले गए, कितने बचे? 17 में से 10 गए 10⁻7। तो ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 × 10⁻8, ठीक है ना। ये 10 है, 10⁻1 और ये 1, ये हो गया। तो ये हमारी आ गई वेलोसिटी उस मटेरियल के अंदर की। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ में? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा। वेलोसिटी को शिफ्ट करवा दिया, सॉरी वेवलेंथ को शिफ्ट करवा दिया, तो हमें वेलोसिटी मिली उस मटेरियल के अंदर की। आपको ये याद रखना चाहिए कि मीडिया बदलते ही लाइट की वेलोसिटी भी बदल जाती है। मीडिया बदलते ही लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इस मीडिया की निकाली, इसलिए मैंने स्पीड ऑफ लाइट को सी नहीं लिखा यहाँ पे, उस मीडिया की वेलोसिटी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडिया। सो म्यू इज इक्वल टू, स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है 3 × 10⁸। वेलोसिटी कितनी है? 1 × 10⁸। ये तो अच्छा हो गया। म्यू इज इक्वल टू 3। म्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3। हमें भी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो ये हो गया 2007 का एक सवाल सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह हम कर सकते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला, प्रॉब्लम भी काफ़ी बेसिक लेवल का था, ठीक है, 2007 में पूछा है, लेकिन सीईटी लेवल का भी ये सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छापो इसको। डन, बड़े आगे, इजी सवाल है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स लगेगा नहीं। नेक्स्ट, ये सवाल नीट 2016 में पूछा गया है। नीट 2016 सवाल पढ़ना है। क्या बता रहे हैं? द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन विद 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेस। तो कई जगह पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिला है और 2 कोहेरेंट लाइट के सोर्स उसमें यूज किए गए हैं। उनका इंटेंसिटी का रेशियो जो है ना वो n मानना। उनकी इंटेंसिटी I1 I2 जो भी हम मानेंगे उसको क्या मानना है? n। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो निकालो फिर? Imax माइनस आई मिनिमम अपॉन Imax प्लस आई मिनिमम विल बी, क्या होगा? नीट 2016। चलो सॉल्व करते हैं। उससे पहले हमें याद करना होगा कि इंटेंसिटी के बारे में हमें क्या क्या जानकारी है, बाद में मिटा देंगे। इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो हमें पता है I1 I2 + 2 √I1 I2 cos φ, बराबर है। ये एक फॉर्मूला हमें पता है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो केवल उसी के रिलेटेड नहीं पढ़ना चाहिए, उसी के रिलेटेड नहीं पढ़ना चाहिए, उसका पूरा थ्योरी, उसका बेसिक अगर आपको आता है ना, तब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आएगा आपको। ठीक है, और क्या पता है हमें? Imax इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, बराबर। आई मीन मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू √I1 माइनस √I2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले हमें आते हैं इंटेंसिटी के बारे में। चलो इसी में से कुछ फॉर्मूले उठा लेते हैं हम। हमें इंटेंसिटी का जानकारी क्या दी? इंटेंसिटी का रेशियो भी बताया, n लेना है। तो क्यों ना मैं एक काम करता हूं, मैं Imax अपॉन Imin का रेशियो ले लेता हूं। ठीक है, Imax माइनस Imin। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं
इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये बस फॉर्मूले, आप एक बार पॉज करके ये सारे फॉर्मूले लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ताकि हमें जगह और मिले। कैन आई टेक रेशियो ऑफ आई मैक्स अपॉन आई मीन। व्हाट इज आई मैक्स? आई मैक्स का फॉर्मूला हमें पता है, ब्रैकेट में अंडर रूट I1 प्लस I2 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 ब्रैकेट का स्क्वायर। मैं एक काम करता हूँ, इसमें से I2 को कॉमन निकाल देता हूँ। क्या निकाल देता हूँ? I2 को कॉमन। कैसे आएगा I2 को अगर मैं कॉमन निकालूँ तो? ब्रैकेट में क्या आएगा? अंडर रूट I1 अपॉन I2 बाहर कॉमन आ जाएगा, वो बाद में कट ही होने वाला है। अगर आपको चाहिए तो हम उसको भी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू I2 को कॉमन ले लिया, ठीक है, ठीक है। I2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, अंडर रूट वाला I2 कॉमन, तो बीच में क्या बचता है? I1 अपॉन I2 अंडर रूट में यहाँ बचता है +1, और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ भी I2 ही कॉमन लिया, अंडर रूट I2 कॉमन निकाल दिया, और वो स्क्वायर है, सॉरी इसका स्क्वायर है, तो केवल I2 ही निकलेगा, ठीक है, केवल I2 ही निकलेगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा? I1 अपॉन I2 माइनस 1, और दोनों के ब्रैकेट का स्क्वायर। ये चला गया, ये चला गया। आप इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन हमें एक बात बता दी गई है। व्हाट इज द थिंग? इंटेंसिटी रेशियो इज n, तो क्यों ना मैं यहाँ लिख दूँ I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू n। कैन आई राइट हियर I1 अपॉन I2 इज 1, क्योंकि उनका रेशियो हमें देखे रखा है। चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं, कैसे होगा? I max अपॉन I mean इज इक्वल टू अंडर रूट I1 अपॉन I2 n प्लस 1 अपॉन इसका स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट n माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। I max माइनस I mean अपॉन, अगर यहाँ से माइनस करते हैं और नीचे कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं हम I max प्लस I mean। ये फॉर्मूला तो हमें मिल चुका है। अब हमारे पास I max की भी वैल्यू है, I mean की भी वैल्यू है। I max भी है, I mean भी है। I max की वैल्यू ये है, I mean की वैल्यू ये है। अब मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ, क्योंकि फाइनली मुझे यही तो प्रूव करना है, ये वाला I max माइनस I mean। चलो करके देखते हैं, लेकिन अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब ये हो गया हमारा I max माइनस I mean, I max प्लस I mean। अब क्या करते हैं, दोनों में से भी I mean कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? I mean कॉमन निकालते हैं। क्या होगा? या I max डिवाइडेड बाय I mean माइनस I mean कॉमन है तो डिवाइडेड बाय I mean हो गया, तो I mean से I mean निकल गया, यहाँ बच गया 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी I mean कॉमन निकाला। आप समझ रहे हो ना, यहाँ से मैंने क्या निकाला है? I mean कॉमन, वो कट होने वाला है, यहाँ से भी निकाला I mean कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? I max अपॉन I mean प्लस 1, या I mean चला गया। आप स्टेप मत बढ़ाओ, उसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अब I max की क्या वैल्यू है आपके पास? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I max? I max है ये अंडर रूट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, मीन में n अंडर रूट n माइनस 1। आई बात समझ में? ब्रैकेट का स्क्वायर, इसका भी ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ लिखते हैं I max अंडर रूट n प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 1। आइए बात समझ में? I max की वैल्यू डाल दी, I mean की वैल्यू डाल दी। अब क्या करते हैं? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसने इसको मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट n 1 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस अंडर रूट n, ये सॉरी प्लस माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ डिवाइडेड बाय अंडर रूट n माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अंडर रूट n, ये बार बार मैं अंदर लिख रहा हूँ, आप मत लिखना, अंडर रूट n प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट n माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है? अंडर रूट n माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ नहीं किया है। I max की वैल्यू यहाँ है, I mean की वैल्यू यहाँ से ली, दोनों की वैल्यू वहाँ पे डाल दी, उसके बाद बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। सो दिस इज एज इट इज, एंड माइनस 1 ये इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय अगेन सेम थिंग, इसने भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय सेम थिंग, और ये दोनों क्या हो गए? चले गए, ये दोनों क्रॉस हो गए। अब बस इसको सॉल्व करना है, देखते हैं इसका सॉल्व करके क्या आंसर आता है। इसका स्क्वायर कर लेते हैं,
अंडर रूट एन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अंडर रूट एन प्लस 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर करते फिर साइन चेंज कर दे अंडर रूट एन का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एन प्लस 1। आई बात समझ में? अब ये माइनस साइन जो बाहर था उससे सबको चेंज कर देते हैं। सो ये माइनस था बाहर तो ये माइनस रहेगा, ये प्लस बनेगा और ये क्या बन जाएगा? माइनस। समझ रहे हो? मैं स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूँ जगह की वजह से। पहले इसको सॉल्व करो, a माइनस बी का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस सिंबल लगाओ। तो देखो इसकी वजह से ये चला गया, ये चला गया, ये +1 और ये -1 चला गया और 2 और 2n कितने बन गए? 4 अंडर रूट n, 4 अंडर रूट n। आई बात समझ में? अब नीचे क्या? अब ये बचा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका तो हमने स्क्वायर कर ही लिया ऊपर वाले का, अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अभी क्या है हमारे पास? अंडर रूट n प्लस 1 का स्क्वायर। कहाँ करें? यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली आंसर हम पुट कर देंगे। देखो यही सेम होगा, अंडर रूट n का a प्लस बी का स्क्वायर लगा, स्क्वायर प्लस ट्वाइस अंडर रूट n प्लस 1 बराबर है, प्लस यहाँ क्या आएगा? अंडर रूट n का स्क्वायर, अंडर रूट n का स्क्वायर, ये माइनस है अंदर, माइनस 2 अंडर रूट n प्लस 1, ये तो बना रहेगा और इसका क्या हो जाएगा? ये तो और ये चला गया, n का स्क्वायर n आएगा, इसका n का स्क्वायर n आएगा और ये +1 और ये +2 क्या बन जाएगा? +2। तो यहाँ पे कितना बन गया हमारा? ट्वाइस n प्लस 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2n प्लस 1। ये तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो नीचे वाली टर्म थी जिसका हमने कैलकुलेशन नहीं किया था, ये ऊपर करके रखा, नीचे रख देते हैं 2n प्लस 1, ये 2 2 हो गया, तो ये आंसर बन गया हमारा 2 अंडर रूट n प्लस 1। देखते हैं अभी कहाँ है, 2 अंडर रूट n प्लस 1, 2 अंडर रूट n प्लस 1। मेरे ख्याल से बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलो सॉल्व करो फटाफट, खत्म। आ गया समझ में? कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर्मूले हमें पता होता है, वैल्यू पुट करनी है। हमने I1/I2 को हिंट दे के रखा है, n मानना है, n की वैल्यू पुट कर देनी है। ऐसे अरेंजमेंट लाने के लिए सेम टू सेम ये सारी चीजें लिखोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला उसमें जो आया हमारा आंसर वो पुट कर दो, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करो, बात खत्म। आगे बढ़ता है नेक्स्ट। 2023 नीट पूछा गया सवाल, 2023 नीट, ठीक है। एक असर्शन स्टेटमेंट 1 और 2 का दिया है और दोनों स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स वगैरह हमें पूछा होगा। चलो पहली लाइन पढ़ लेते हैं। यंग्स एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टेटमेंट 1, इफ स्क्रीन मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, स्क्रीन दूर जा रही है स्लिट से, एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ स्प्रिंग रिमेन कांस्टेंट। उसका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रिंज का वो सेम रहेगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इफ स्क्रीन मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लीट, स्क्रीन मूव अवे फ्रॉम प्लेन ऑफ स्लीट, ये स्लीट है हमारी, ठीक है। किसका एक्सपेरिमेंट से? डिफ्रैक्शन का, यंग्स डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमारी बात चल रही है। अगर हम स्लीट को, स्लीट और स्क्रीन, इसका डिस्टेंस बढ़ाए, डी बढ़ा दे, डी इंक्रीज करना है, मूव अवे फ्रॉम द प्लेन स्लीट, एंगुलर सेपरेशन ऑफ स्प्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसका एंगुलर सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा। क्या फॉर्मूला अपने पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए। मतलब ये डिस्टेंस कितना भी बढ़ाओ, कुछ भी चेंज करो, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ना, एंगुलर सेपरेशन, वो क्या रहेगा? सेम। तो ये सही बात है, कांस्टेंट रहेगा। व्हाई? बिकॉज एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड ऑन वेवलेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ स्लिट। किस पे डिपेंड है? ये केवल वेव की लेंथ पे, लैम्बडा पे। और किस पे डिपेंड है? देख, क्या आपको ये पूरे फॉर्मूले में कहीं भी स्क्रीन और स्लिट के डिस्टेंस का डी दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब भाई आप डिस्टेंस यहां से चेंज भी करोगे तो एंगुलर सेपरेशन को या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ट्रू। मैं लिख देता हूं यार ट्रू, ऐसे ही पूछा ना ट्रू और ये, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू होना चाहिए। तो ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसमें स्टेटमेंट 1 ट्रू आए? क्योंकि अगर हमें वो लिख लें, अगर हम वहाँ टिक कर दें तो हमें आधे गलत आंसर पता हो जाएंगे। देखो यहाँ लिखा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, रॉन्ग, इसको निकाल देते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू इज ट्रू, तो ठीक है, मतलब इसको भी थोड़ा टाइम पकड़ेंगे। बोथ स्टेटमेंट एंड 1 एंड 2 फॉल्स, यहाँ से ये भी लास्ट।
तो हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे, ए और सी। अब उसके लिए हमें स्टेटमेंट 2 पढ़ना ही पड़ेगा और ऐसा ही देते हैं, है ना, कोई एक ही ऑप्शन नहीं, कभी कभार नसीब हो तो मिलेगा। स्टेटमेंट 2, इफ द मोनोक्रोमैटिक सोर्स रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स, ये जो सोर्स है ना, ये दूसरा सोर्स लगा दिया उसकी जगह पे, सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, और इसकी पहले की वेवलेंथ कम थी और दूसरे की वेवलेंथ बड़ी है। द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस, तो एंगुलर फ्रिंजेस जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब पहले छोटी वेव थी, वेवलेंथ क्या थी, छोटी, अब वेव की लेंथ क्या रख रही है, बड़ी वेव रख रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, पहला जो सोर्स था ये सोर्स था, और ये जो लाइट गिराता था उसकी वेवलेंथ छोटी थी, फ्रीक्वेंसी बड़ी थी, और जो दूसरा लाइट है उसकी वेव की लेंथ जो है ना वो काफी बड़ी है। द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज डिक्रीज, तो इसके कारण जो फ्रिंज बनने वाली है, फ्रिंज, उसका एंगुलर सेपरेशन थीटा वो क्या होगा, घटेगा, थीटा की वैल्यू घटेगी। यही फॉर्मूला यूज करो। आप मुझे अच्छे से बताओ, अगर मैं स्लिट का डिस्टेंस चेंज नहीं करता हूं, ये जो डिस्टेंस है ना ए, उसको नहीं बदलता हूं, ये फिक्स रखता हूं, फ्रिंज का डिस्टेंस जो है ना, सॉरी स्लिट का डिस्टेंस नहीं बदलता हूं, इसको फिक्स रखता हूं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर सेपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा? इसका मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एंगुलर सेपरेशन फ्रिंज का बढ़ेगा, और ये क्या बोल रहा है भाई, डिक्रीज होगा। ये क्या बोल रहा है, डिक्रीज होगा ना, वेव की लेंथ बढ़ने से एंगुलर सेपरेशन बढ़ेगा, एंगुलर सेपरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और ये बोल रहा है घटेगा। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स, ये फॉल्स, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, और यहाँ पे दोनों को ट्रू बोला है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला याद करो, गेम सेट, ठीक है। समझ गया, 2023 को पूछा गया सवाल किस पे डिपेंड है, केवल एंगुलर। दो टाइप के हमने डिफ्रैक्शन में, अगर आप 4th नंबर का पार्ट देखोगे तो 4th या 3rd पार्ट में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल दिया है कि कैसे इसको शॉर्टकट से याद रखते हैं। अगर वो आप शांति से एक बार देख लोगे और उसके बाद ये सॉल्व करने को आओगे तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए, ठीक है। बड़े आगे, समझ गया, ठीक है, ओके, बढ़ते आगे, चलो नेक्स्ट। 2020 नीट में पूछा हुआ सवाल है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ, बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड कोहेरेंट सोर्स इज डबल्ड, देन द फ्रिंज विड्थ बिकम्स, लल्लू प्रॉब्लम है। फ्रिंज विड्थ के बारे में कैसे निकालते हैं हम फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ x इज इक्वल टू लैम्बडा बड़ा डी अपॉन छोटा डी। लैम्बडा क्या होता है भाई, वेवलेंथ, लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ, डी क्या होता है, स्लिट एंड स्क्रीन डिस्टेंस, एंड डी क्या होता है, स्लिट डिस्टेंस। इज दैट ओके? ये तो हमें पता है, ऐसे हम फ्रिंज विड्थ निकालते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो ये हमारी पहली केस हो गई, ये हमें पता है। अब उनका क्या कहना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इफ द सेपरेशन बिटवीन सोर्स कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ, अगर मैं कोहेरेंट सोर्सेज के बीच में का डिस्टेंस आधा कर दूं, कितना कर दूं, हाफ कर दूं, तो भाई मैं डी को कितना करना चाहता हूं, डी बाय टू, हाफ, एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, और डिस्टेंस को कितना कर दूंगा मैं अभी, डबल। तो बताओ फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी। अभी ये फ्रिंज विड्थ जो है मैं उसको x1 नाम देता हूं, और ये जो फ्रिंज विड्थ बनेगी उसको x2 नाम देता हूं। x2 क्या होगा, लैम्बडा एज इट इज रहेगा, d को, स्क्रीन और स्लिट के डिस्टेंस को कितना करना है, डबल, 2d अपॉन कोहेरेंट सोर्स के, मतलब जो सोर्स होंगे हमारे स्लिट के, कोहेरेंट सोर्स मतलब ये वाले दो सोर्स S1 और S2, ठीक है, इसके बीच में जो डिस्टेंस था उसको आधा कर दिया, d/2 कर दिया, तो यहाँ d है तो मैं लिख देता हूँ d/2। बस अब इन दोनों का रेशो लेना है, ले लेते हैं रेशो। तो बताओ नई फ्रिंज क्या आएगी, अभी x2 है, वो x2 है, ठीक है, रेशो लेते हैं, x1 इज इक्वल टू लैम्बडा d अपॉन d, और x2 क्या है, x2 है लैम्बडा 2d अपॉन d/2,
ठीक है, यहाँ से क्या क्या मर सकता है, अभी देखो ये अपॉन है, शायद ये ऊपर आ जाए, या इस पूरी हाँ इसको क्या कर लेता हूँ मैं, ऊपर ले लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा x1, यहाँ से d और d मर गया, ये d मर गया, लैम्बडा और लैम्बडा मर गया। ठीक है, तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा है, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये 4, कितना हो जाएगा 4, सो 4 अपॉन 1 ऊपर चले जाएंगे, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा, सो 1/4, और हमें x2 निकालना है, x2, तो x2 अगर निकालना है, x2 को यहाँ लाते हैं, x1 को वहाँ ले जाते हैं, सो x2 इज इक्वल टू 4 टाइम x1, x2 इज इक्वल टू 4 टाइम x1, 4 टाइम्स, इसके साथ जाएंगे आप, x2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x1। आई बात समझ में, कुछ नहीं, ये लैम्बडा लैम्बडा कट हो गया, 2 केसेस लिए, दिस इज अ सिंपल काइंड ऑफ कंपैरिजन वाला प्रॉब्लम था, ये कंपैरिजन वाला प्रॉब्लम एकदम सिंपल था, कुछ नहीं। उन्होंने वही कहा कि भाई आपको ये पता चाहिए कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, अब उन्होंने कहा कि स्लिट के बीच में का डिस्टेंस हम आधा कर देंगे और स्क्रीन और स्लिट का डिस्टेंस डबल कर देंगे, इसके बेस पे इसी फॉर्मूला में वैल्यू डाल के हमने ये बनाया, दोनों का कंपैरिजन करवाया। सो यहाँ से लैम्बडा कट डी कट, लैम्बडा कट डी कट, छोटा डी कट, या अपॉन के अपॉन है 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये होगा 4, तो ये जब उल्टा हो जाएगा तो 1/4 आएगा, ये आएगा 1/4, तो हमें x2 निकालना है, नई वाली फ्रिंज विड्थ निकालनी, तो मैं नई वाली फ्रिंज विड्थ को ऊपर भेज देता हूँ इधर और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो नई जो फ्रिंज विड्थ बनेगी वो पहली वाली के कितना गुना बनेगी, 4 गुना। ठीक है, तो काफ़ी इजी सवाल है, छापो इसको फटाक से। ठीक है, मुझे लगता है इसमें भी कोई डाउट होना चाहिए, काफ़ी सिंपल लेवल का प्रॉब्लम, इस सीटी वगैरह में भी ये प्रॉब्लम आते हैं, तो ये 2020 में नीट में पूछा हुआ सवाल था। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बता रहा है, अनपोलराइज लाइट फॉल ऑन 2 पोलराइजिंग सीट। ठीक है, एक अनपोलराइज लाइट है और वो 2 पोलराइजिंग सीट के ऊपर गिर रहा है, प्लेस्ड ऑन वन टॉप ऑफ अदर, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो ये ले लेता हूं एक पोलराइजर ऐसा, और एक लेता हूं ये पोलराइजर जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक, समझ लो आप लोग। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज 1/4 ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो भाई ये इंसिडेंट लाइट क्या था, ये तो पहले अनपोलराइज था, उसके बाद अंदर आने के बाद इधर क्या बन गया लाइट, सर पोलराइज बन गया होगा, बराबर, ये कौन सा लाइट बना होगा, पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि आपको पता है पोलराइड्स के थ्रू अगर लाइट पास हो जाए तो अनपोलराइज लाइट क्या बन जाती, पोलराइज। तो जब लाइट ट्रांसमिट हो गई पूरी, उनका कहना है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, उसकी इंटेंसिटी थी 1/4, तो मैं लाइट की इंटेंसिटी को क्या मान लेता हूं, I0, दिस इज लाइट इंटेंसिटी, तो यहां आने के बाद कितनी हो गई वो I0/4, लेकिन उसके पहले भी तो एक पोलराइजर था, अगर ये 1/I0/4 है तो यहां कितनी होगी उसकी इंटेंसिटी, I0/2, आपको पता है ना, यहां अगर I0/2 होगी तब जाके ये आधी होगी, पोलराइजर के पास होने के बाद लाइट की इंटेंसिटी लगभग कितनी हो जाती है, आधी, ये अगर I0/2 होगा तभी तो ये जब पूरी ट्रांसमिट हो जाएगी तो I0 क्या होगा 4, इसलिए क्योंकि I0/2 का आधा क्या होता है, I0/4, तो बताओ इन दोनों के बीच में का एंगल कितना है, इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन देम इज, तो इंसिडेंट एंगल हमें देखना है। ठीक है, एंगल बिटवीन देम देखना है, आई एम सॉरी, एंगल बिटवीन देम। सो क्या हम मेलस लॉ यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग मेलस लॉ, मेलस लॉ हमें सबको पता है, व्हाट इज मेलस लॉ बॉस, मेलस लॉ किसके बराबर क्या कहता है, I डैश इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो भाई ट्रांसमिटेड कितनी थी हमारी I0/4, और उसका जो वैल्यू था पहले पोलराइजर के बाद वो था I0/2 cos स्क्वायर थीटा, ये 2 से 2 मर गया, I0 मर गया, तो क्या बचा, यहाँ पे लिख देता हूँ आगे, 1/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ तो ये किस में चला जाएगा, √2 कॉस थीटा। अब सोचो कॉस की कौन सी वैल्यू है जो 1/√2 आती है, 45 डिग्री, तो बस 45 डिग्री जहाँ होगा वहाँ पे टिक कर दो, हेंस प्रूफ, ये क्या हो जाता है, प्रूफ। आई बात समझ में, एकदम चिंदी वाला सवाल, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल पार्ट है। ठीक है, लोग छाप लो तब तक, ये 43 वाला सवाल थ्योरेटिकल सवाल है, ईजी है, इसलिए हमें कोई उसमें लॉजिकल पार्ट करना नहीं। डिफ्रैक्टेड फ्रिंजेस ऑब्टेन फ्रॉम द स्लीट अपर्चर आर, स्लीट अपर्चर से जो आपको डिफ्रैक्टेड फ्रिंजेस मिलती है वो कैसी होती है, सेम विड्थ की होती है, डिफरेंट विड्थ होती है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ना, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म विड्थ एंड नॉन यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। थ्योरेटिकल सवाल है ये, आपने थ्योरी में ये बहुत डिटेल में पढ़ा भी होगा, याद रखना, डिफ्रैक्टेड फ्रिंजेस ऑब्टेन फ्रॉम द स्लीट अपर्चर,
कैसी होती है वो होती है नॉन यूनिफॉर्म वुड, उनकी विड्थ सेम नहीं होती और उनकी इंटेंसिटी भी सेम नहीं होती, इसलिए तो हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं। इंटेंसिटी वाला सवाल हमने ऑलरेडी कर लिया है। आई बात समझ में? तो ये लल्लू सवाल था, MHT CET कर दो चाहिए तो उसको, MHT CET लेवल का सवाल था, छापो। नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाता है। फॉर अ फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रॉनहोफर के सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है वो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। विड्थ ऑफ मतलब ये 4 ऑप्शन उसमें से सही क्या है, ऑल ऑफ दीज वाला भी एक ऑप्शन है, हो सकता है ये गुमराह करने के लिए भी दिया है ना। आगे देखते हैं। फॉर फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, क्या ऐसे ही है? कैन आई राइट हियर थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए। क्या आपको ये पता है सेंट्रल मैक्सिमा जब होता है तो उसका थीटा कितना आता है? डबल। थीटा कितना आता है सेंट्रल मैक्सिमा का? डबल। आई बात समझ में? तो मैं क्या करता हूं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, हो गया ये। दिस कंडीशन इज फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। सबको बताइए सेंट्रल मैक्सिमा, ये बात समझ रहे हो? अरे भाई सीधी ना, डिफ्रैक्शन जब होगा यहां से लाइट यहां जब गिरेगी तो यहां जो सेंट्रल मैक्सिमा गिरेगा, सेंटर मैक्सिमा जो बनेगा वो इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। आई बात समझ में? इधर भी बनने वाला है, इधर भी बनने वाला है। तो सेंट्रल मैक्सिमा जहां बनेगा वहां थीटा नहीं होगा, वहां क्या होगा? 2 थीटा होगा। आई बात समझ में? क्या यहां से आप ये समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट तो सबको आता है। सेंट्रल ब्राइट बैंड सेंट्रल लाइन पे नहीं बनेगा, सेंटर लाइन के इस साइड भी बनेगा और सेंटर लाइन की इस साइड भी बनेगा। ये क्या रहेगा? दुगना। ये क्या रहेगा? दुगना। आई बात आपको समझ में? सो थीटा कैसे होता है वो, वहां पे हम यहाँ पे थीटा लैम्बडा अपॉन ए रख दिया। अगर मुझे उसके ए रख दिया, अगर मुझको यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा के लिए चाहिए तो इधर वाला भी एंगुलर आपको सेपरेशन चाहिए और इधर वाला भी एंगुलर सेपरेशन चाहिए, तो मैं लगा देता हूँ 2 और यहाँ पे 2। सो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि सच में विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मतलब 2 थीटा किससे प्रोपोर्शनल है? लैम्बडा के साथ प्रोपोर्शनल है। यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या मेरे लिए सही। सेकंड, ऑन इंक्रीजिंग द स्लीट विड्थ, अगर मैं स्लीट की विड्थ को बढ़ाऊं द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डिक्रीजेस। अगर मैं विड्थ को बढ़ाऊं, अगर मैं ए को बढ़ाऊं, ए को क्या करो, देखिए यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अगर मैं ए को बढ़ा दूं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। वही तो कह रहे हैं, इफ इंक्रीज द स्लीट विड्थ, अगर हम स्लीट की विड्थ को बढ़ाते हैं द विड्थ ऑफ, ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है ना 2 थीटा, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये गलत है या सही है? बिल्कुल सही है। अगर आप लैम्बडा, अगर आप ए बढ़ाओगे, विड्थ बढ़ाओगे तो थीटा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। सो बी इज बराबर। अब बस सी चेक कर लेते हैं, शायद हमारा डी ऑप्शन है। ऑन मेकिंग द स्लीट विड्थ ए इज इक्वल टू लैम्बडा, अगर मैं लैम्बडा को ए के बराबर कर देता हूं तो ये क्या बनेगा? 2 थीटा इज इक्वल टू 2। लैम्बडा को भी ए बना लेते, ए और ये चला गया और थीटा इज इक्वल टू क्या आया? 1। थीटा 1 आया, इसका मतलब क्या है? थीटा 1 आया इसका मतलब क्या? आप साइन सिग्नल ड्रॉ करके देखो, साइन सिग्नल ड्रॉ करो। साइन 90 कितना होता है बताओ मुझे? साइन 90 इज इक्वल टू 1। देखो ना, साइन 90 पे 1 आया, यहां 1 है और यहां क्या है? साइन रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे तो भी क्या आएगा? -1। तो वो +1 भी रहेगा और -1 भी रहेगा, क्योंकि हम अपर केस में भी देख रहे हैं और लोअर केस में भी देख रहे हैं। इसका मतलब अपर 90 भी कंसीडर करना पड़ेगा और लोअर 90 भी, क्योंकि फ्रिंज सेंट्रल ब्राइट बैंड ऊपर भी बनेगा और नीचे भी बनेगा। सो +90 -90, +90 -90 दोनों भी कंडीशन में आएगा। और मेकिंग स्लिट ए इज इक्वल टू लैम्बडा, अगर आप स्लीट जो है, अगर आप स्लीट जो है, स्लीट विड्थ लैम्बडा के बराबर करते हो, मतलब यहां से जो वेव निकलने वाली है वो लैम्बडा किसके बराबर होगा? स्लीट की विड्थ के बराबर होगा। ऐसी कंडीशन में सेंट्रल फ्रिंज स्प्रेड इन द रेंज ऑफ +90, तो इसकी कंडीशन में वो यहां भी π/2 ट्रैवल करेगी और यहां भी फ्रिंज π/2 ट्रैवल करेगी। तो मैं इसका जवाब दे देता हूं ऑल ऑफ अबोव आर करेक्ट। डन, बढ़े आगे। नेक्स्ट, इन सवालों को ट्राई करते हैं। पढ़ो सवालों को। क्या है? द सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ D इज प्लेस इन द पाथ ऑफ बीम।
क्या कर दिया, सिंगल स्लिट विद डी प्लेस इन द पाथ ऑफ बीम। तो एक लाइट का बीम आ रहा है, लाइट का बीम आ रहा है और एक सिंगल स्लिट हमने यहाँ पे रख दी, उसकी जो डिस्टेंस है वो डी बना के रख दी। और उस बीम जो ये लाइट बीम इस पे जो टकरा रहा है इसका वेवलेंथ कितना है, इसका वेवलेंथ है लैम्बडा। द एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑब्टेन्ड, तो प्रिंसिपल मैक्सिमम आपको पता है स्क्रीन के सेंटर में क्या बनेगा, यहाँ मैक्सिमा, क्या बनेगा मैक्सिमा, कौन सा मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। कैसे निकालते हैं उसकी एंगुलर विड्थ, याद रखना एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ थीटा क्या होती है, ट्वाइस लैम्बडा अपॉन डी, कितनी होती है ये फॉर्मूला याद रखना, ट्वाइस लैम्बडा अपॉन डी। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा अपॉन ए या लैम्बडा अपॉन डी, जो भी स्लिट का डिस्टेंस मानो, अभी यहाँ मैंने डी लिया है तो डी लिख दिया, अगर ए लिया होता तो ए लिख दिया। लेकिन जब सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो सेंटर लाइन के इस साइड में भी बनता है और इस साइड में भी बनता है, इसके लिए हमें वहां का लगाना जरूरी है 2। ये केस है, सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होती है, दुगनी, सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होती है, डबल्ड होती है। सो 2 लैम्बडा बाय डी, देखते हैं डायरेक्ट बस फॉर्मूला ही पूछा है, बाकी कोई सवाल ही नहीं, 2 लैम्बडा बाय डी, ये वाला सवाल, ये आंसर आएगा सी। क्या आ जाएगा ये सी, आई बात समझ में, एकदम चिंदी वाला सवाल था, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। मतलब फॉर्मूला पूछा था, इसलिए मैंने कहा कि डायरेक्टली आप एमसीक्यू नहीं कर सकते, आपको एमसीक्यू करने से पहले ओल्ड जो भी वीडियोस है ना सब एक बार देख लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल ढूंढना है। इफ द एंगल ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एनी मीडियम 60, क्या देखे रखा है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन मतलब आईपी देके रखा है, ठीक है, और वो कितना देके रखा है 60 डिग्री। और क्या पूछा है हमें, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल आपको पता होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन थीटा, मान साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, याद रखना ये, ठीक है, और ये आपको आता ही होगा। एंगल ऑफ पोलराइजेशन है बाय यूजिंग ब्रूस्टर लॉ, बाय यूजिंग ब्रूस्टर लॉ। सर क्यों ब्रूस्टर लॉ, अरे भाई क्रिटिकल एंगल जो होता है, सॉरी एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहाँ पढ़े हो आप, ब्रूस्टर लॉ में। 2 लॉ तो बहुत आईएमपी, एक मैलस और एक ब्रूस्टर। क्या बोला है ब्रूस्टर ने, tan IP इज इक्वल टू म्यू, क्योंकि म्यू मिलेगा तो यहाँ डाल देंगे और क्रिटिकल एंगल निकालेंगे, tan 60 इज इक्वल टू म्यू। tan 60 कितना होता है, क्या मैं लिख दूँ √3, सो म्यू का वैल्यू कितना हो गया √3। अब म्यू यहाँ डाल देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू की क्या वैल्यू निकाली हमने √3, तो थीटा क्या बन गया, साइन इनवर्स 1 अपॉन √3, साइन इनवर्स 1 अपॉन √3, छापो, आ गया आंसर, डन हो गए दोनों पूरी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, इजी है, ये सारे पूछे हुए सवाल है, ठीक, मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे पूछे हुए सवाल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थोड़े थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल आ रहे हैं अभी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज कॉल्ड एज, ठीक है, ये सवाल एक्चुअली ये इसका आंसर है ब्रूस्टर लॉ है। देखो क्या पूछ रहा है वो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, tan IP, तो ये भाई ब्रूस्टर लॉ है। Tangent of incident angle, tangent of polarizing angle is exactly equal to the refractive index. Tangent of polarizing angle is exactly equal to refractive index. किसने बताया ऐसा, सर ब्रूस्टर ने, ठीक है, ये भी कोई सवाल नहीं था, ये बेसिक है। आगे बढ़ता है, When a unpolarized light is intensity is I0, एक unpolarized light है, ले लेते हैं, ये है unpolarized light, this is unpolarized light, ठीक है, और उसका इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंट ऑन पोलराइजिंग सीट, एक पोलराइजिंग सीट बना देते हैं, ये रह गया आपका पोलराइजिंग सीट। सबको पता है पोलराइजर के थ्रू जब लाइट चली जाती है तो वो पोलराइज लाइट बन जाती है, तो यहाँ लाइट कैसे आएगी, पोलराइज लाइट आएगी। और ये भी सबको पता है कि जो इंटेंसिटी उसकी इंसिडेंट लाइट की होगी, ये पोलराइजर से जाने के बाद वो कितनी हो जाती है, आधी, तो यहाँ जाने के बाद इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आधी, I0/2। चलो आगे पढ़ते हैं अभी। द इंसिडेंट ऑन द पोलराइजिंग सीट, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड। अरे इसका मतलब क्या है
कितनी लाइट इंटेंसिटी जा नहीं पाएगी। अगर ये I0 है और उसमें से कितनी चली गई, आधी I/2 चली गई। ये पूरा I0 है ना, तो कितना चला गया, कितना चला गया, आधा I/2। तो कितना बचा होगा फिर यहाँ पे, कितना नहीं जा पाया, I0/2। अरे भाई अगर आधा गया तो बचा कितना, आधा। सी ऑप्शन, आधा ही बचा। याद रखना पोलराइजर जो होता है ना, वो जितनी इंटेंसिटी थी उसका हाफ इंटेंसिटी आगे पास कर देता है। अगर ये हाफ आगे पास कर रहा है तो बचा कितना होगा फिर पीछे, आधा। तो ये भी कोई सवाल लॉजिकल नहीं है, मतलब ठीक है, अच्छा सवाल है। सो हमको इसका आंसर मिल गया। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, मिटाया, डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। अ सिंगल स्लीट ऑफ विड्थ 0.20 mm, सिंगल स्लीट का विड्थ देके रखा है। क्या होता है सिंगल स्लीट का विड्थ, A इज इक्वल टू, कितना विड्थ है उसका, 0.20 mm, मतलब 0.20 इंटू 20 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो सिंगल स्लीट थी, ये सिंगल स्लीट, इसकी विड्थ कितनी है, इसको क्या बोलते हैं हम, A। तो A का आंसर लिख दिया 20 mm। इल्यूमिनेटेड, लाइट लगाया गया है वहां पे, ये लाइट जो लगाया है उसका लैम्बडा जो है, लैम्बडा वेवलेंथ, वो कितना देके रखा है उन्होंने, 500 नैनोमीटर, मतलब 500 इंटू 10⁻, नैनो मतलब कितना, 10⁻⁹। ओके, ये भी आ गया। द ऑब्जर्विंग स्क्रीन इज प्लेस 80 सेंटीमीटर, और स्क्रीन कितना दूर रखा है उन्होंने, 80 सेंटीमीटर, मतलब ये कौन सी वैल्यू है, बड़ा डी की वैल्यू। सो बड़ा डी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, मतलब 80 इंटू 10⁻² मीटर। द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ बताओ प्यारे बच्चों, क्या आती है विड्थ, y इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी, लैम्बडा डी अपॉन डी। लेकिन वो सेंट्रल वाली है, क्या है, सेंट्रल वाली है, सेंट्रल वाली, तो कितना लगाना पड़ेगा यहाँ पे, 2। चलो अब इसमें वैल्यू पुट करो, 2 तो है सर, 2 क्यों है, अरे भाई सेंट्रल है ना, सेंट्रल। आपको याद नहीं आ रहा है क्या, सेंट्रल में मैंने क्या कहा था, अगर आप थीटा निकाल रहे हो तो लैम्बडा अपॉन ए आता है। अगर आप, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कौन सी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर, और ये हो गई लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ सेंटर बनेगा ना। ये जो y डिस्टेंस निकाला था ना हमने, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ से ये जो एंगल बनते हैं ना थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इसका हो गया सेंटर के लिए 2 लैम्बडा, ठीक है, और y का हो गया लैम्बडा डी अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाई 2। ये सेंटर की लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। विड्थ पूछ रहा है ना वो, एंगुलर विड्थ नहीं पूछ रहा है, केवल विड्थ पूछ रहा है। सो फॉर्मूला यही है। तो 2 लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ रही, 500 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है, 80 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय डी कितना है, सेपरेशन 0.20 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये 1000, सो 1000 बन गए, 2 इंटू 500 1000, तो मैं इसको 1000 की जगह पे लिख देता हूँ 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁹ इंटू यहाँ लिख देता हूँ 80 ना, तो 8, और यहाँ 0 है तो लिख देता हूँ 10⁻1 इंटू 10⁻⁻2, नीचे लिख देता हूँ, ये यहाँ डेसिमल है 1 2, मतलब 20 इंटू 10⁻, ये 2 पीछे गया तो 10⁻⁵, और एक डेसिमल आगे लेके आया, मतलब 2 कर दिया मैंने उसको, तो ये 10⁻⁵ है। तो मैं 20 को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, 20 को ये 10 आई एम सॉरी, हाँ ये देखो मैं इसको ही चेंज करता हूँ, ये 10⁻⁵ तो है ही, मैं 20 को अगर ऐसा लिख दूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, 20 को 2 इंटू 10⁻10 10⁻1 चलेगा ना। ओके चलो, अब बचा क्या है यहाँ, केवल 8, ये तो 1 है ना, इसका छोड़ दो, और यहाँ क्या बचा 2, सो ये हो गया 4 इंटू, हाँ अब सब काटो, 10⁻3 और 9 माइनस 10⁻6 माइनस 6 और 1 माइनस 6 और 1 म्हणजे प्लस -6 और 1 मतलब -5 और ये 2 -7 10⁻⁻7, और नीचे कितना आया है, ये 1 और ये 5 मतलब हो गया -4,
ये आ गया 10⁻⁴, ये ऊपर चला गया, ये प्लस हो गया, मतलब कितना बचा 4 × 10⁻³ आप कर लो, आप मत देखो 4 10⁻³ मतलब mm, तो ये आ गया अपना 4 mm आंसर, ये आ गया 4 mm आंसर। ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है, ठीक है, इसमें दिमाग मत लगाओ, ये तो सिंपल है, आप आराम से कर लोगे। डन, बढ़े आगे, बढ़े, देख लो, कॉपी करो एक बार इसको, चलो फटाफट कॉपी करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइकोरिक क्रिस्टल, कौन सा क्रिस्टल, डाइकोरिक क्रिस्टल, डाइकोरिक क्रिस्टल। डाइकोरिक क्रिस्टल वो होते हैं कि जो लाइट को किसी भी साइड से अगर उसमें से जाता है तो उसको पोलराइज कर ही देता है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% पोलराइज करता है, लेकिन पार्शियली पोलराइज तो होगा ही होगा। ये एक पत्थर आता है, एक स्टोन आता है, और उसका एग्जाम्पल जो हमने इस बार यूज किया है हमारे सिलेबस में वो है टर्मालाइन। टर्मालाइन क्रिस्टल एक पत्थर होता है, अगर जिससे लाइट पास होगी, अगर लाइट उससे पास होगी जो कि अनपोलराइज लाइट हो। व्हाट इज अनपोलराइज लाइट, सूरज की लाइट, ट्यूब की लाइट, व्हाइट कलर की लाइट, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्लेन एट ए टाइम ट्रैवल कर रहे हो एक दूसरे में। जब वो पोलराइज से जाती है तो केवल और केवल जो लाइट का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन से मैच करेगी, उसके विंडो से मैच करेगी टर्मालाइन के, वही लाइट आगे पास होगी, वही लाइट क्या होगी आगे पास, और बाकी के जो भी वेक्टर्स है ये साइड वाले जितने भी है ये सारे रुक जाएंगे। तो ये जो स्टोन है जिसको हम डाइकोरिक क्रिस्टल कहते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में लाइट पास करते ही लाइट को क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है। 100% भी करता है, पार्शियली भी करता है। इस लाइट को क्या बोलते हैं हम, डाइकोरिक लाइट। तो यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइकोरिक क्रिस्टल, तो भाई ऑब्वियसली यही आंसर है टर्मालाइन। उसके ऊपर तो पूरा स्टडी किया है वे ऑप्टिक्स का हमने, तो टर्मालाइन क्रिस्टल ही डाइकोरिक क्रिस्टल की तरह काम करता है। नेक्स्ट सवाल, थ्योरेटिकल सवाल था ये भी, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल, द लाइट वेवलेंथ ऑफ 589.3 नैनोमीटर, एक लाइट है उसकी वेवलेंथ देखिए रखिए 589.3 नैनोमीटर, लिख दो डायरेक्टली 10⁻⁹, दिस इज नैनोमीटर, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट ऑफ विड्थ, स्लिट का विड्थ कितना देके रखा है 0.1 mm, मतलब 0.1 mm मतलब मतलब 10⁻⁻3। व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा। कम ऑन बताओ क्या चेंज करना पड़ेगा, सेंट्रल मैक्सिमा पूछा है, ये एंगुलर विड्थ नॉर्मल है, हमें किसकी चाहिए, सेंट्रल की। सेंट्रल आते ही क्या कर दो उसको डबल, कितना कर दो डबल, एट अ डिस्टेंस 0.1 मीटर, आई बात समझ, सेंटर आते ही 2 लगा लेना, एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट, स्लिट से डी कितना मीटर डिस्टेंस पे, 1 मीटर, स्क्रीन का डिस्टेंस देके रखा है, हमें उसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो क्या मैं निकाल दूं डायरेक्टली, थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्बडा की वैल्यू कितनी 589.3 इंटू 10⁻⁻9, और ए कितना है, ए 0.1 इंटू 10⁻⁻3। सर इसका क्या करें भाई, ऐसे देके रखा है, रहने दो, ठीक है। तो करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 589 में 590 मान लूँ, लगभग 590 मारा तो इजी जाएगा, 590 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो होगा 0, ये हो गया 1 10 11, ये हो गया 1180 इंटू 10⁻⁹, ये यहाँ पे इसको डिवाइडेड बाय 1 लिख देता हूँ, ये एक डेसिमल पीछे, तो ये -3 था तो कितना बन गया -4, सो यहाँ बना q इज इक्वल टू 1180, ये -4 ऊपर जाके प्लस हो गया, और ये तो 1 ही नीचे, तो -4 प्लस हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे 10⁻⁵, ये आ गया आपका थीटा। लेकिन ये आंसर जो है वो डिग्री सेल्सियस में देके रखे, सारे के सारे किस में देके रखे, डिग्री सेल्सियस में, सॉरी डिग्री सेल्सियस में, डिग्री में देके रखे डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री में देके रखे, और हमारा आंसर जो है ना रेडियन में है। तो अगर रेडियन में है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब उसको कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/π से, 180/π से मल्टीप्लाई करो आप, अगर 180/π से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आंसर 65-70 के आसपास आएगा। तो 65-70 के रेंज में आने वाला आंसर क्या है ये, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस आंसर इन रेडियन, एंड वी हैव आंसर इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ठीक है। तो डिग्री में अगर करना है और रेडियन में तो किससे मल्टीप्लाई करो 180/π से।
अगर डिग्री में और रेडियन में करना है तो पाई बाय 180 से, ये भी कन्वर्जन सबको पता होगा। नाउ आंसर इन रेडियन, और रेडियन वैल्यू डिग्री में कब होती है, जब आप उसको 180 बाय पाई से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई। तो ये करने के बाद आंसर यही आएगा आपका ये, ठीक है। बस इतना मल्टीप्लिकेशन करो, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ आंसर। छापो, चलो आगे बढ़ते हैं। बस ये कैलकुलेशन कर लो, आपका आजू बाजू में ही कहीं ना कहीं आंसर आएगा ही, 70 71 ऐसे ही आंसर आएगा। अगर कुछ, क्योंकि मैंने ये ना अप्रोक्सीमेट कर लिया है, 190 मान लिया ना, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है आंसर, लेकिन ये तो नहीं आएगा। 1 डिग्री इतना स्मॉल आंसर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाए, 70 के आसपास कहीं ना कहीं आंसर आएगा, 68 भी आ सकता है अगर आप परफेक्ट वैल्यू को करो तो। समय नहीं गवाते, आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन आप करो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल, सवाल क्या पूछा है एक बार देखते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इंसिडेंट ऑन अ स्लीट ऑफ विड्थ डी रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न। मतलब भाई जो सवाल है वो डिफ्रैक्शन के पैटर्न रिलेटेड सवाल है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है, एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, एक स्लीट होती है, स्लीट की जो डिस्टेंस होती है वो हम ए मान लेता है, यहाँ से लाइट रे यहाँ गिरता है, गिरने के बाद स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर ये जाके टकराएंगे, इनके अलग अलग यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, अलग अलग एंगल हो गए, ये एंगल्स दिखा देता हूँ। यहाँ बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा, फिर पैटर्न चलेंगे मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, ऐसे पैटर्न चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी एक डिफ्रैक्टेड पैटर्न बनेगा, इसको हम बोलते हैं PO नॉट और इसको बोलते हैं P1। ये सिंपल है, हमने पढ़ा है, ये सब कुछ होता है। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो वेव गिर रही ना उसकी लेंथ देखे रखी है, और उसकी लेंथ क्या है इस वेव की, जो यहाँ से वेव निकल रही उसकी है वेवलेंथ लैम्बडा, ठीक है। इंसिडेंट ऑन अ स्लीट ऑफ विड्थ, और ये जो स्लीट की विड्थ है, लंबाई है, इसको बता दिया है उन्होंने D। आई बात समझ में, इसको बता दिया है D। द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन इज पैटर्न ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D। और ये जो स्क्रीन है उसको D डिस्टेंस पे रखा है, छोटा d स्लीट का डिस्टेंस, बड़ा D स्लीट और स्क्रीन का डिस्टेंस। द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। लीनियर विड्थ के बारे में बात हो रही, क्या है लीनियर विड्थ का फॉर्मूला? लीनियर विड्थ का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू, और वो भी कौन सी लीनियर विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा की, लैम्बडा बड़ा D अपॉन छोटा d इंटू 2, बिकॉज सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में बात हो रही, इज इक्वल टू। तो ये भाई ये सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, y की वैल्यू वो होगी 2 लैम्बडा d अपॉन d, इज इक्वल टू विड्थ ऑफ स्लीट। और ये किसके बराबर आएगी, स्लीट के विड्थ के बराबर, द डिस्टेंस d इज इक्वल टू। आई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड एज y, क्या बोलते हैं इसको, y। और y क्या है आपको पता है, ये है लीनियर विड्थ, ये क्या है आपकी लीनियर विड्थ, किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की। मतलब भाई सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बताओ, तो केवल क्या यही सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है, नहीं, नीचे वाली भी, इसलिए उसको कितना कर देते हैं हम, दुगना। सेंट्रल ब्राइटबैंड जो सेंटर लाइन होती है ना, डी से जो सेंटर लाइन खींचते हैं उसके ऊपर भी होता है और उसके नीचे भी होता है, इसलिए 2 लगा देते हैं। और उसकी जो विड्थ है वो किसके बराबर बताई, इज इक्वल टू विड्थ ऑफ स्लिट, और स्लिट की विड्थ कितनी देके रखी है हमें, d, तो y की वैल्यू कितनी कर दी हमने, d इज इक्वल टू 2 लैम्बडा d अपॉन d, d इधर शिफ्ट हो गया, बन गया d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्बडा d, हमें d चाहिए तो इसको नीचे भेज दो, d स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन 2 लैम्बडा इज इक्वल टू d। तो आपका स्क्रीन का और स्लिट का डिस्टेंस कितना होगा, d स्क्वायर बाय 2 लैम्बडा, d स्क्वायर बाय 2 लैम्बडा। हमें ए ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ए ऑप्शन d स्क्वायर अपॉन 2 लैम्बडा, ठीक है। ये भी सवाल काफ़ी इजी था, d स्क्वायर अपॉन 2 लैम्बडा। जाए आगे, इजी सवाल था, कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, ये समझना है केवल। अगर y डिस्टेंस, एंगुलर विड्थ, लीनियर डिस्टेंस ये अगर नहीं समझ रहा है तो कंफ्यूजन हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे का सवाल, द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास सरफेस एट पोलराइजिंग एंगल ऑफ 57 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं, एक ग्लास है और उस पर एक पोलराइजिंग एंगल IP इस एंगल से गिर रहा है, और ये वो एंगल है पोलराइजिंग एंगल कि जिस एंगल से अगर किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे लाइट गिरे तो वो क्या कर देता है, उसे कंप्लीटली पोलराइज कर देता है। तो ये कितना एंगल बता रहा है अपना, 57, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट
रे, और कितने एंगल से गिर रहा है वो 57.5 डिग्री से। तो अगर ये इतने से गिरेगा तो लाइट रे पार्शियली रिफ्लेक्ट भी होगी और पार्शियली रिफ्रैक्ट भी होगी, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, ठीक है। तो जितना इंसिडेंट एंगल है आपको पता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ये भी कितना बनेगा फिर 57.5 डिग्री। और ये लाइट कैसी बनेगी, पूरी फुल्ली पोलराइज्ड लाइट, ये फुल्ली पोलराइज बनेगी। और कुछ लाइट रिफ्रैक्टेड भी होगी, इसको हम बोलते हैं पार्शियली, ब्रूस्टर लॉ पता है ना, पार्शियली पोलराइज लाइट, ये पार्शियली पोलराइज लाइट है, ये आ गया आपका रिफ्रैक्टेड एंगल। याद रखना इंसिडेंट एंगल जो है और जो पोलराइज लाइट है एग्जैक्टली उसके 90 डिग्री में ही, एग्जैक्टली उसके 90 डिग्री में ही आपको कौन सा लाइट मिलता है, रिफ्रैक्टेड रे। क्या मिलता है, रिफ्रैक्टेड रे। जो आपका इंसिडेंट एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होंगे, सेम, लेकिन ये वो एंगल है जिसको क्या कहते हैं हम, पोलराइजिंग एंगल। इस एंगल से लाइट गिरी, कुछ लाइट रे अंदर चली गई और जो लाइट यहां से गई वो क्या होगी, प्लेन पोलराइज लाइट होगी, 100% पोलराइज। इस एंगल को हम बोलते हैं, हर एंगल पे नहीं होगा, कुछ कम ज्यादा कम ज्यादा, मैं एंगल चेंज कर रहा हूं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे मुझे क्या मिलेगा, प्लेन पोलराइज लाइट। कहां पे, रिफ्लेक्शन साइड में। लेकिन लाइट ट्रांसपेरेंट मीडिया है ना, तो रिफ्रैक्ट भी होगी। तो यार रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा क्या होते हैं, सेम। तो ये अगर 57.5 है तो ये भी कितना होगा, 57.5। लेकिन ट्रांसपेरेंट मीडिया के कारण कुछ अंदर भी जाएगा, लेकिन कितने एंगल से जाएगा, जो प्लेन पोलराइज लाइट होगा ना उसको एग्जैक्टली 90 डिग्री जाएगा, ठीक है। ये हमारी जानकारी। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, तो बताओ इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड में कितना एंगल है, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला। तो भाई सिंपल है, कितना एंगल है वो, 57.5 प्लस 57.5, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस 90 डिग्री। करके देखो उसको, 200 समथिंग समथिंग आंसर आएगा। कौन सा एंगल जो 200 के ऊपर जा रहा है, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। 50 में 60, 120 और 90, 200 के ऊपर जा रहा है, तो 200 कितना है, 205 डिग्री। क्या नॉलेज लगा, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड, सॉरी इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट तो सेम ही होगा, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो तो पोलराइज लाइट हो जाएगा, और पोलराइज के 90 डिग्री में क्या मिलेगा आपको, रिफ्रैक्टेड रे। तो फिर ये सबकी एडिशन कर दो, यू विल गेट आंसर। आई बात समझ में, ठीक है, करो कॉपी इसको फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं, बहुत आईएमपी सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्या है, टू पोलराइड्स आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी I0 such that no light is transmitted from the second polarides। एक पोलराइड रखा है और दूसरा पोलराइड रखा है, लेकिन दूसरे के बाद लाइट नहीं पास हो रही, तो कौन बताएगा कि इनका एंगल क्या होगा। ऑब्वियसली ये कब होता है, ये ऑब्वियसली कब होता है, जब दोनों में कितना एंगल हो, 90 डिग्री। पता है आपको, ये पोलराइजर 1 है, ये पोलराइजर 2 है। पोलराइज 1 पे जो इंटेंसिटी है लाइट की, जो इंसिडेंट एंगल है वहां पे, ये अनपोलराइज्ड लाइट है और इसका इंटेंसिटी I0। जब इससे वो पास हो जाएगा तो कितना बढ़ेगा, I0/2। कितना बनेगा, I0/2। क्या इसकी इधर लाइट जा पाएगा, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि दोनों में एंगल कितना है, दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और आपको मेलस लॉ पता है, मेलस लॉ सबको पता है। व्हाट इज मेलस लॉ, मेलस लॉ होता है I' = I0 cos स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहां पे एंगल 90 डाल दूं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसकी पोलराइजेशन की विंडो ऐसी है और इसकी पोलराइजेशन की विंडो क्या है, ऐसी। तो 90 डिग्री सिग्नल क्या कर देगा, कैंसिल हो जाएगा। इफ द थर्ड पोलराइड हुज पोलराइजेशन एक्सिस मेक एन एंगल थीटा विद पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड। अब इन दोनों के बीच में एक नया पोलराइजर आ चुका है, ये ऐसा पोलराइजर फर्स्ट, ये अपना 90 डिग्री वाला सेकंड पोलराइजर, इससे आने वाली लाइट इससे जा नहीं पा रही थी। अब थर्ड एक पोलराइजर आ गया जो ऐसा एंगल पे सेट कर दिया गया है, ऐसे एंगल पे सेट कर दिया गया है, द थर्ड पोलराइड हुज पोलराइजिंग एक्सिस मेक्स एन एंगल थीटा विद पोलराइजेशन ऑफ फर्स्ट एक्सिस। तो ये पोलराइजर, ये फर्स्ट से ये थर्ड वाला पोलराइजर एक्सर कितना एंगल बना रहा है, मैं दोनों के एक्सिस के नीचे खींचता हूं, कितना एंगल है, थीटा, थीटा एंगल बना रहा है। पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड is placed between these polarides, then intensity of light emerging from the last polaroid will be।
तो ये एक था, ये एक था, दोनों में एंगल पहले 90 डिग्री था। इससे जो वैल्यू निकल रहा था वो क्या था, I0/2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ इन दोनों के लिए मालूस लॉ लगाते हैं। मालूस लॉ क्या बताएगा हमें, यहाँ से जो इंटेंसिटी आ रही थी, वेरी सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं, समझने की कोशिश करो इसको। यहाँ से जो इंटेंसिटी आ रही थी, यहाँ आने के बाद कितनी हो जाएगी, वो I0/2 cos स्क्वायर थीटा, बराबर। लेकिन हमने थर्ड पोलराइज को इंट्रोड्यूस किया और वो कितने एंगल पे है, 90, कितने एंगल, सॉरी कितने एंगल पे रखा, थीटा। तो बताओ इन दोनों में एंगल कितना बन जाएगा फिर, ठीक है, 90 माइनस थीटा, कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। भाई ये थीटा है और ये कितना है उससे 90 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो मैं कैसे लगाऊंगा, मालूस लॉ वहां पे, तो मेलस लॉ कैसे लगाया जाएगा, मेलस लॉ लगाया जाएगा I0, ये इससे जाने के बाद और आधा हो जाएगा ना, I0/2 cos स्क्वायर थीटा। और ये तो, अरे इसको ऐसा नहीं करते हम, इसको चाहिए तो I1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम, I1, ऐसा इजी जाएगा। अब हमें एंगल निकालना है पोलराइड व्हेन द इंटेंसिटी लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द लास्ट पोलराइड। तो इसमें और इसमें ये एंगल हमें देखना है, ये बड़ा वाला एंगल, इसको अल्फा ले लेते चाहिए तो, या थीटा ही रखते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा I0/2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गई उसकी वैल्यू, और इसका हो गया cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्या आ गया, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये आ गया आपका फाइनल I, ठीक है। लेकिन cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या यहाँ लिख दे इसको, I इज इक्वल टू I0/2 cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। चलो कुछ ज्योमेट्री ले लेते हैं, शायद ये इससे नहीं सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्या ना, राइट। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है सर, साइन 2 थीटा का, किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा। ये कोई गलत ज्योमेट्री बता दी मैंने, गलत ज्योमेट्री, ऐसा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ ये ज्योमेट्री सही, क्यों ना मैं इसका स्क्वायर कर दूं, कर देते स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इस 4 को नीचे लाता हूँ, साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इज दैट राइट। ये एक फॉर्मूला यूज किया हमने सिंपल, और फॉर्मूला यूज करके साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाला, जो हमें यहाँ डालने में हेल्प होगी। चलो डाल के देखते ही, I इज इक्वल टू I0/2, इसका क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4, क्या आंसर आएगा इससे, I इज इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और 2 इंटू 4 8, ये हमारा आंसर आ गया, I0 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 8, ठीक है। दिस इज आर ए इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं, एक पोलराइजर था, दूसरा पोलराइजर था, पहले से जाने के बाद जो इंटेंसिटी आई वो थी I0, तो I0 की तो वैल्यू उसकी अनपोलराइज की थी, तो कितनी आएगी, I2 cos स्क्वायर थीटा। जब थर्ड पोलराइज इंट्रोड्यूस कर दोगे तो कितना एंगल बनेगा, तो एंगल कितना बनेगा इसमें और इसमें, 90 माइनस थीटा। तो बस वो लगा दिया हुआ रिलेशन, वैल्यू पुट किया, ये सॉल्व नहीं हो रहा था, यहाँ पे अटक चुके थे हम, अब यहाँ अटक चुके थे, तो हमने साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर किया तो LHS RHS का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 को यहाँ डाल दिया, तो हमें किसका वैल्यू मिला, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का, वो कितना आया, साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4, तो बस वहाँ उठा के डाल दिया और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। मिटा इसको भी, डन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, when an angle of incidence on material is 60 degree, the reflected light is complete polarized, the velocity of reflected ray inside the material is in meter per second के हिसाब से, मीटर पर सेकंड के हिसाब से निकालो। an angle of incidence on the material is 60 degree, ठीक है, तो 60 डिग्री, तो क्या फायदा, मैं क्या यूज करूँ, ब्रूस्टर लॉ यूज कर लेता हूँ, ब्रूस्टर बाय यूजिंग ब्रूस्टर्स लॉ। क्या बताता है ब्रूस्टर लॉ, tan IP इज इक्वल टू म्यू tan कितना एंगल है 60 डिग्री
इज इक्वल टू म्यू, और tan 60 कितना होता है √3, सो म्यू का वैल्यू कितना बन गया √3। ठीक, व्हेन एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ मटेरियल इज 60 डिग्री, जब मटेरियल पे इंसिडेंट एंगल गिर रहा है तो कितने से गिर रहा है 60 डिग्री से, और जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जब वो लाइट क्या होती है रिफ्लेक्ट, तो वो क्या होती है कंप्लीटली पोलराइज। किसकी केस है ये, ब्रूस्टर लॉ की तो केस है, कंप्लीटली पोलराइज्ड। अगर ये 100%, ये देखो अनपोलराइज लाइट आया था, ब्रूस्टर ने वही तो सिखाया, अनपोलराइज लाइट आया था और इस एंगल से गिराया, उस एंगल का क्या बोलते हैं हम पोलराइजिंग एंगल, उस एंगल से गिराया कि वो गिरने के बाद वो क्या हो गया कंप्लीटली पोलराइज। तो अगर ट्रांसपेरेंट मीडिया है तो सारा लाइट थोड़ी रिफ्लेक्ट होगा, और जो हुआ है वो फुल्ली पोलराइज हुआ है, तो बाकी का क्या हो जाएगा अंदर चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड, ये वो लाइट है। द वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्ट होगा उसकी वेलोसिटी निकालो। अगर आपके पास म्यू है तो क्या आप उस मीडिया की वेलोसिटी निकाल सकते हो? यस, क्या फॉर्मूला है म्यू का? म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। मुझे रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए कि भाई पानी में जाने के बाद या ये डेंसर मीडिया में जाने के बाद अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। पहले तो हवा में ही थी, वो पता है हमें हवा में कितनी होती है लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸। तो बस मैं वेलोसिटी को इधर ले लेता हूँ, c यहाँ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिला है हमें √3। ठीक है, क्या मैं ऊपर के 3 को ऐसा लिख दूँ √3 × √3 × 10⁸ भाई √3 × √3 क्या होता है करके देखो, 3 ही आंसर आएगा, 3 आएगा, और नीचे क्या है हमारा √3, ये मर गया, तो आंसर कितना है √3 × 10⁸। √3 × 10, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, छापो, डन, बढ़े आगे, नेक्स्ट। बस अभी 3 सवाल और कर लेते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आप चाहिए तो होमवर्क के लिए भी कर सकते हो, अगर टाइम मिल रहा है तो हम कर लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली पोलराइज फॉर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n। आपको बात समझ में आई? फिर से ब्रूस्टर लॉ वाला ही वैसा ही सवाल है। ब्रूस्टर लॉ में फिर से समझाता हूं, ये भाई ये एयर है, ठीक है, मानो ये कोई डेंसर मीडियम है, ग्लास पानी, जब हम लाइट को इस पे गिराते हैं पर्टिकुलर किसी एंगल से, ऐसा पर्टिकुलर एंगल कि जिससे अगर लाइट गिर जाए तो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है ना, रिफ्लेक्टेड ये पोलराइज हो जाती है। क्या हो जाती है? पोलराइज, 100% पोलराइज। और पानी के अंदर जो रिफ्रैक्टेड लाइट रहता है ना, वो पार्शियली पोलराइज होता है। क्या होता है? 100% पार्शियली पोलराइज। यही सीख रहे हैं, तो ब्रूस्टर लॉ बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो n ले लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेना? म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या मान लेना? n। द एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है, एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट टोटली। भाई क्या फॉर्मूला है उसका? tan IP इज इक्वल टू म्यू। तो इंसिडेंट एंगल को क्या मानना है? कुछ मानना ही नहीं, tan थीटा मान लेता हूँ, या tan IP ले लेता हूँ मैं। tan IP इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू क्या दी यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n मानने को बोला है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू tan इनवर्स n। बस हो गया, कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला ही पूछा या डेफिनेशन पूछ लिया, हमने कर दिया। tan इनवर्स n, ये आ गया आपका आंसर। ये भी लल्लू सवाल। नेक्स्ट थियोरेटिकल सवाल है, लाइट वेव कैन बी पोलराइज एज दे। लाइट वेव कैन बी पोलराइज एज दे आर। लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड एज दे आर। क्या सवाल सही है? ठीक। कब वो पोलराइज होगा? जब वो ट्रांसफर होगा। अरे लाइट तो ऑलरेडी पोलराइज होता है ना। अरे हाँ, आई एम सॉरी, सवाल ये पूछ रहे हैं कि लाइट वेव, आई एम रियली सॉरी, लाइट वेव कैन बी पोलराइज एज दे आर। लाइट पोलराइज क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। पोलराइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ट्रांसफर वेव। लाइट का वैसा नहीं, लाइट जिस मीडिया में ट्रैवल करती है ना, उसी मीडिया में वाइब्रेशन रखती है, कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। लेकिन लाइट क्यों पोलराइज होता है? क्योंकि वो हर पॉइंट पे अलग अलग ओमनी डायरेक्शनली पोलराइजेशन करती रहती है, सॉरी अलग अलग दिशा में अपनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकालती रहती है। इसलिए जो लाइट है वही पोलराइज होगा।
ठीक है। लाइट वेव क्यों पोलराइज होती है? क्योंकि वो ट्रांसफर वेव है, तो ट्रांसफर वेव ही पोलराइज करती है, याद रखना है, ठीक है। थ्योरेटिकल सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। द डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव इज मोर एविडेंट देन लाइट वेव इन डेली लाइफ। हमें साउंड का डिफ्रैक्शन ज्यादा दिखता है, साउंड का डिफ्रैक्शन हमें क्या दिखता है? ज्यादा। क्या रीजन है उसके पीछे? किसका वेवलेंथ ज्यादा है? देखो, अगर हम लाइट के बारे में बात करें तो लाइट जो है ना, उसकी वेव की लंबाई जो है ना, वेव लेंथ है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्टल ट्रब, वो बहुत छोटा है। वेवलेंथ क्या है उसका? छोटा। तो लैम्बडा छोटा है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? बड़ी, इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस जाता है, इट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। उसके बाद जो साउंड है, साउंड की वेव की लंबाई क्या है? बहुत बड़ी। ये हो गई साउंड की वेवलेंथ। सो जिसकी वेवलेंथ बड़ी उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी। तो इसका मतलब साउंड हमें क्या दिलाएगा? ज्यादा एविडेंट दिलाएगा। क्योंकि अगर हम कहीं बात करते हैं ना, साउंड तुरंत बाहर की तरफ चला जाता है, कॉर्नर पे गिरते ही वो खुद को डिफ्रैक्ट कर लेता है। क्यों एविडेंट है मोर? क्योंकि उसकी वेव की लंबाई बड़ी है एज कंपेयर टू। इसके लिए हम लिखते हैं लाइट लैम्बडा ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन लैम्बडा ऑफ लाइट। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे आप। इसकी वेव छोटी ना यार लाइट की, और साउंड की वेव क्या है? काफी बड़ी। इसके लिए हमें एविडेंट लगता है, समझता है कि हाँ साउंड डिफ्रैक्ट हो रहा है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो शायद बाहर कहीं आवाज जा रहा होगा, ज्यादा एविडेंट लगता है, ज्यादा समझता है। हम आपस में ज्यादा बात करेंगे घर के अंदर तो भी डोर के बाहर हमारी आवाज चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी वेव बड़ी है, इसकी वेव छोटी है। आई बात समझ में? ऐसा है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, हमें बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। सेम तो बिल्कुल नहीं है, लाइट की वेवलेंथ ज्यादा नहीं, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट सवाल करते हैं अभी। नेक्स्ट, पोलराइड्स आर द ग्लासेस यूज इन सन ग्लासेस बिकॉज। सीईटी बीईटी लेवल से भी अभी लोकल सवाल आ गया है। पोलराइड को सनग्लासेस के तौर पे क्यों यूज करते? क्योंकि भाई हम वही तो पढ़ रहे हैं, पोलराइड्स आर पोलराइजर्स। पोलराइड जो क्रिस्टल होता है ना, वो लाइट को क्या कर देता है? पोलराइज कर देता है। यहाँ पे ऑप्शन देख के रखा है सस्ता मिलता है, अच्छे कलर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सस्ता कलर की बात नहीं है कि इट रिड्यूसेस द लाइट इंटेंसिटी। जब हम सनग्लासेस लगाते हैं तो सूरज की जो रोशनी होती है ना, ये फिल्टर होके आती है, और हमें पता है कि अगर सूरज की रोशनी I0 इंटेंसिटी से आए तो हमारी आंखों तक कितना पहुंचता है? I0/2। इसका मतलब वो इंटेंसिटी को क्या करता है? सूरज की रोशनी को पोलराइज ग्लासेस वो क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। यही तो हमने पढ़ा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तो रोकते, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बेसिक, कुछ पूछे हुए, कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल हमने यहाँ पे किए। एक बार इसको शांति से देखो, और फिर से मैं दोहराता हूँ कि अगर आप पहले पूरा बेसिक थियोरेटिकल पूरी चीज़ें पढ़ के आओगे तब MCQ करना सही है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।